अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट और एक बिजनेस प्रमोटर। अब तक आपके लिए चैनल पर ऐसी बिजनेस वीडियोस बनाई हैं जहां पर आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपये में कारोबार कैसे शुरू किया जाता है। इन बिजनेस वीडियोस, इन आइडियाज़ को, मुख्तलिफ आइडियाज़ को आपके लिए एक प्लेलिस्ट में शामिल करके चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किया गया है ताकि आप अपना हलाल कारोबार शुरू कर सकें। इसके अलावा इस चैनल पर हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज पाकिस्तान में या इंटरनेशनली बिजनेस कर रही हैं वो किस तरीके से किस प्रोडक्ट को या सर्विस को बेच के बिजनेस करती हैं और मिलियन ट्रिलियन बिलियन रुपीस कमा रही हैं। हम ये भी देखते हैं कि पैसिव अर्निंग में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आप किस तरीके से स्टॉक्स के जरिए को खरीद कर उसके इन्वेस्टर बनकर, यानी किसी ऐसी कंपनी का जो खुद मिलियनर बिलियनर कंपनी है, आप कैसे उसके शेयर्स खरीद सकते हैं और उसमें पार्टनरशिप आपकी हो जाती है और आप किस तरीके से वहाँ से डिविडेंड की सूरत में, कैपिटल गेन की सूरत में, बोनस शेयर्स की सूरत में और मुख्तलिफ चीज़ों के थ्रू आप वहाँ से कैसे अच्छी कह लें कि मुनाफा कमा लेते हैं। सो हम इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाई जिसमें हमने ये देखा कि स्टॉक्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल होता है और आपके पैसे कहाँ सेफ रहते हैं। हमने देखा कि इंडेक्स क्या होते हैं, KMI 30 इंडेक्स के ऊपर हमारा फोकस रहा क्योंकि हम शरिया कॉम्प्लाइंट इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको ज़्यादा कह लें इंकरेज करते हैं। तो हमने उसके ऊपर बहुत सारी आपके लिए डिटेल जो खुद PSX ने डॉक्यूमेंटेशन शेयर की उनको आपके साथ डिस्कस किया कि वो आखिर क्या तरीक़ाकार हैं जिसके ज़रिए किसी कंपनी को शरिया कॉम्प्लाइंट कहा जाता है और उसको इन्वेस्टमेंट के लिए चूज़ किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया। हम किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइजिंग प्रोवाइड नहीं करते। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं उसमें से एक क्वेश्चन को जो बहुत बार आ चुका है तो उसको लाजमी समझती हूँ कि एड्रेस कर दूँ कि इंटरडे ट्रेडिंग जो होती है वो जायज़ नहीं होती। वजह यह है कि इंटरडे ट्रेडिंग में होता यह है कि आपने सुबह एक स्टॉक ख़रीदा, आपको अंदाज़ा हुआ ग्राफ के टेक्निकल्स को देखकर कि ये स्टॉक थोड़ी देर बाद आज के दिन में ही ऊपर जाने वाला है और आपने उस स्टॉक को सुबह परचेज़ किया और शाम तक आपने उसको बेच दिया या फिर आपने उसको एक दिन के बाद बेच दिया। तो आपने जब उसको ख़रीदा था और जब तो उस वक्त उसकी मलकियत आपके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हुई थी। आपके नाम पर उसकी ओनरशिप होने में कम से कम 2 दिन लगते हैं और 2 दिन तक आप उस स्टॉक को बेच नहीं सकते। 2 दिन के बाद अगर आप उसको बेचते हैं तो आप उसका राइट रखते हैं, वो स्विंग ट्रेडिंग में आती है और उसे आप कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ आप विद इन अ डे ख़रीद कर विद इन अ डे बेचना चाहते हैं वो चीज़ कह लें कि इंटरेस्ट की सूरत में आ जाती है और बहुत सारे इस्लामिक कह लें प्राइमेसिस को डिस्टर्ब करती है, तो जिसकी वजह से वो जायज़ नहीं रहती है। तो इंटरडे ट्रेडिंग हम नहीं एडवाइस करेंगे आपको कभी। स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है और स्विंग ट्रेडिंग से भी बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, यहाँ एक और स्टूडेंट जो हैं वो उनका एक सवाल था, वो अंडर एज थे। उन्होंने इससे पहले हमसे एक क्वेश्चन किया था कि मैं अंडर एज हूँ तो मैं किस तरीके से इसकी गाइडेंस को हासिल कर सकता हूँ। तो उनको मैंने पहले ये मशवरा दिया था कि आप घोस्ट ट्रेडिंग स्टार्ट करें। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि घोस्ट ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे किया जाता है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगी। इसमें आप ये देखें कि उनका अभी ये कहना था कि हम टेक्निकल्स वगैरह की तरफ देखें। उनके लिए मेरा एक मशवरा ये है कि रादर दिन कि आप स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जाएं, आपकी एज छोटी है, आपको चाहिए कि कम से कम 1 से 1.5 साल कंटिन्यूसली आप मुख्तलिफ स्टॉक्स को समझकर, उनके बिजनेसेस को समझकर उसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के गोल से एंटर हों और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और विद इन 1 ईयर आपको बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर जो अप एंड डाउन्स आएंगे उनके चेंजेस आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और क्योंकि आप हर मंथ उसके अंदर एक अमाउंट एंटर करने के गोल से ही आ रहे होंगे, तो आपने अगर कोई स्टॉक महंगा भी ख़रीदा होगा तो जिस डेट पे वो कम होगा आपने अपनी कुछ अमाउंट जो है वो ट्रेडिंग बैलेंस रखना है। सो वो आप उसके लोएस्ट प्राइस के ऊपर अगेन परचेज़ कर लीजिएगा, जिससे आपकी जो स्टॉक की बैलेंसिंग है, आपकी एवरेजिंग है, वो होती जाएगी। सो इस तरीके से आप इसके अंदर वर्क कर सकेंगे। इस मैकेनिज़्म को अगर समझने में कोई मुश्किल हुई हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड किस्म की वीडियो आपके लिए ले आऊँगी। अच्छा, यहाँ पर अब हम बात कर रहे थे ETFs की। हमने लास्टली वीडियो के अंदर ETFs जर्नली डिस्कस किए थे क्या हैं, लेकिन आज मैं मीज़ान पाकिस्तान ETF जो कि इस्लामिक ETF है वो क्या होता है, किस तरीके से वर्क करते हैं ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, हम इस पे आज थोड़ी सी बात करने वाले हैं।
सो बेसिकली जो ETF है उसका फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक किस्म की टोकरी है, बास्केट है, जिसके अंदर अलग अलग कंपनीज के शेयर्स मौजूद होते हैं। आप एक ही ETF जो यूनिट होता है वो ख़रीद के सब कंपनीज का छोटा छोटा हिस्सा ऑन कर लेते हैं। बिल्कुल शेयर की तरह ETF को भी स्टॉक एक्सचेंज पर ख़रीदा और बेचा जा सकता है। ये इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन होगी। अब हम ये देख लेते हैं कि मीज़ान ETF क्या है। पाकिस्तान का पहला शरिया कॉम्प्लाइंट ETF है। मैनेज करता है इसको अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट लिमिटेड मैनेजमेंट लिमिटेड। ये मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स को फॉलो करता है। इसमें सिर्फ हलाल कंपनीज होती हैं, जैसे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर से, सीमेंट सेक्टर से, फर्टिलाइज़र सेक्टर से, मीज़ान बैंक से, और मतलब मीज़ान बैंक इटसेल्फ एटसेट्रा। और इसमें सिर्फ जो एक ETF यूनिट खरीद कर आप बहुत सारी हलाल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि मैं कौन से स्टॉक्स खरीदूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ़ हो और मैं बहुत अच्छे तरीके से अर्निंग कर लूं। तो देखिए, ETF जो होता है वो हाई रिस्क स्टॉक्स होते हैं बेसिकली। मतलब अगर हम इनको स्टॉक के टर्मिनोलॉजी में देखें तो ये हाई रिस्क कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर होता ये है कि आपको अगर नहीं पता कि मैंने किन कंपनीज़ को सिलेक्ट करके अपना पोर्टफोलियो बनाना है, तो ETF ने अपना पोर्टफोलियो बना रखा है। अगर आप उस पोर्टफोलियो को फॉलो करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअली उन कंपनीज़ को बाय कर सकते हैं। अगर आप उन इंडिविजुअल कंपनीज़ को बाय नहीं करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ इस ETF को बाय कर सकते हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस है कि आप एक नॉर्मल कंपनी बाय करें या आप एक ETF जिसमें बहुत सारी कंपनीज शामिल हैं उसको बाय करें। इनमें क्या डिफरेंस आता है ये ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे जो ETF की प्राइस होती है ना, वो एक इंडिविजुअल स्टॉक की प्राइस से बहुत कम है। एक्चुअल शेयर्स की अगर प्राइस 100 रुपये है, 200 रुपये है, 300 रुपये है, तो लेकिन ETF की जो है वो इनके फ्रैक्शंस में तोड़कर सस्ता आपको मिल रहा होता है। बेसिकली ETF का प्राइस डिसाइड करता है NAV, बेसिकली वो होता है नेट एसेट वैल्यू। एक मिसाल के तौर पर अगर बास्केट में यानी आपकी जो ETF वैल्यू है अगर वो 1 बिलियन रुपीज़ की है और 100 मिलियन यूनिट्स निकाले जाएं, तो आप एक यूनिट के प्राइस तकरीबन 10 रुपये बन रही होती है। समझने का आसान तरीका ये है कि बहुत सारे अगर केक के स्लाइसेस हैं तो एक स्लाइस जो है वो ETF यूनिट कंसीडर होगा उस शेयर का। अगर मैं आपको इसको और मज़ीद आसान कर दूं तो वो ये है कि आपने फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले लेते हैं लकी सीमेंट की, कि अगर वो 300 रुपये का स्टॉक है और आपके पास टोटल रुपीज़ ही 300 रुपीज़ हैं और आप कहते हैं कि ये 320 पे ट्रेड हो रहा है लकी, और मैं इसको किस तरीके से ख़रीदूं। मैं तो इसको ख़रीद इंस्टाग्राम, अगर मुझे पता है कंपनी अच्छी है। इसके अलावा मैं तो OGDC में भी इंटरेस्टेड हूँ, मैं तो मारी में भी इंटरेस्टेड हूँ, मैं और कंपनीज में भी इंटरेस्टेड हूँ, मैं किसको परचेज़ करूँ। तब आप क्या करते हैं, आप ETF देखते हैं। अब ये अल मीज़ान इंडेक्स की हम आगे क्योंकि इसके बताएंगे कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, सो उसके अंदर वो सारी कंपनीज मौजूद हैं। अब आप पूरा एक शेयर नहीं खरीद रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा 0 पॉइंट समथिंग में उसको आपके पास लकी भी आ जाएगा, आपके पास OGDC भी आ जाएगा और भी बहुत सारी कंपनीज आपके पास आ जाएंगी। इस तरह आपके पास कम प्राइस में ज़्यादा कंपनीज आ जाती हैं। तो ये होता है बेसिकली ETF का कॉन्सेप्ट। अब आप मीज़ान ETF को बाय कहाँ से कर सकते हैं। तो पहले इसी तरह जैसे आपका जो कह लें कि अगर जिन लोगों के अकाउंट्स ओपन हुए हुए हैं, किसी भी स्टॉक ब्रोकरेज अकाउंट ओपन है, तो वो सिंपली जाएंगे और जैसे वो नॉर्मल स्टॉक खरीदते हैं उसी तरीके से वो मीज़ान ETF का स्टॉक बाय कर सकते हैं। जिन लोगों का ब्रोकरेज अकाउंट नहीं खुला हुआ, KYC अकाउंट नहीं खुला हुआ, सो वो किसी भी टॉप 5 कंपनीज ब्रोकरेज कंपनीज जो हैं जो PSX पे लिस्टेड हैं उनमें से किसी के साथ भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और किसी के साथ इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। किसी जो उनके शहर में, बहुत सारे लोगों के शहर में बहुत सारी ऐसी कंपनीज वर्क कर रही होती हैं जो उनको डायरेक्ट कन्वर्सेशन करके कम ब्रोकरेज पे चीज़ें अलाउ कर रही होती हैं, तो आप वो कर सकते हैं। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इन अकाउंट्स को ओपन करवाने का रूट हासिल करें। अब यहाँ पर एक आपके लिए जो मैंने ये तस्वीर डाली है, ये बेसिकली है अंडरलिंग बास्केट पर 10,000 ETF यूनिट्स। ये इस वक्त मीज़ान ETF अगस्त 28, 2025 तक जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आपके सामने है। अब ये आपको बता क्या रही है। सो बेसिकली ETF बताता है कि हर 10,000 यूनिट्स के पीछे कौन सी कंपनीज के कितने शेयर्स रखे गए हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ATRL की बात करें तो उसके 9 शेयर्स हैं, DG खान सीमेंट के 41 शेयर्स हैं, 129 एंग्रो होल्डिंग के हैं, HUBC के 162 हैं, और ये सारे आपके सामने इसी तरह से लिस्टेड हैं। अगर आपके पास 10,000 यूनिट्स हैं तो उनके पीछे ये शेयर्स उस बैकिंग एसेट को रख रहे हैं, मतलब ये सारे आपके ETF के अंदर शामिल हैं। ये वो सारे स्टॉक्स हैं जो आपकी बकेट में शामिल हैं जिनको आप ख़रीद सकते हैं। अब
यही चीज़ मैंने आपके लिए यहाँ पर एक्सप्लेन करी है। अब अगर हम बात करें इसमें कैश कंपोनेंट की, तो ETF सिर्फ शेयर्स ही नहीं, थोड़ा कैश पोर्शन भी रखते हैं। मिसाल के तौर पर 1085.85 रुपीज़ के ऊपर 0.61% ये कैश यूज़ होता है डिविडेंड्स के लिए, एडजस्टमेंट के लिए, लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। और बेसिकली जहाँ हमने ये बात कही शुरू में कि इसको अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उनकी मैनेजमेंट कंपनी जो है वो इसको पूरा हैंडल कर रही है कि कौन से ETF जो हैं वो हमने शामिल करने हैं, कौन से शेयर जो हैं वो हमारे इस ETF के अंदर होंगे, कौन से नहीं हैं। अगर कुछ उन्होंने रिमूव करने हैं तो वो उसको अलाउ करेंगे और उसके बाद वो आपको डिस्क्लोज करेंगे कि हो सकता है कोई कंपनी नॉन शरिया हो जाए या वो टॉप 30 KMI के थ्रू ना आ रही हो, और क्या हो सकता है कि उसके रिटर्न्स आगे आने वाले बिजनेसेस में कोई किसी किस्म का नुकसान हो। तो वो जब भी उसके अंदर कोई चेंज लाते हैं अपने ETF के अंदर, तो वो उसको उसी तरीके से जैसे आपको नॉर्मल स्टॉक की इन्फॉर्मेशन मिलती है, ETF की इन्फॉर्मेशन भी उसी तरह मिल जाती हैं। अगर हम बात करें कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं, कि अगर हम मीज़ान ETF के बेनिफिट्स की बात करें तो ये शरिया कॉम्प्लाइंट है, डाइवर्सिफाइड है, ये एक ETF है और बेसिकली इसके थ्रू आप बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक्स को होल्ड कर पाते हैं। ये लो कॉस्ट है, इसके अंदर लिक्विडिटी मेंटेन रहती है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है वो खुद अल मीज़ान के एक्सपर्ट्स कर रहे होते हैं, जो कि ये बात जानते होते हैं कि किस तरीके से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसके अलावा रिस्क की बात करें अगर, तो प्राइस ऊपर नीचे होता है स्टॉक मार्केट के साथ, कभी कभी लिक्विडिटी कम होती है, ज़्यादा क्वांटिटी लेना देना मुश्किल हो जाती है। रिस्क फ्री नहीं है, स्टॉक्स की तरह हाई मार्केट का रिस्क रहता है यहाँ पर। अगर हम बात करें कि इसके अंदर किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जितने बिगिनर्स हैं जो हलाल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल इन्वेस्टर्स जो कम पैसों में ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रेफर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लोग जो सिर्फ एक स्टॉक में नहीं रहना चाहते हैं बल्कि पोर्टफोलियो चाहते हैं, सो वो इसके अंदर आ सकते हैं। अगर मैं इन तमाम बातों को आपके लिए समराइज़ करूँ तो मीज़ान ETF एक सस्ती, आसान, छोटी सी टोकरी है आपके लिए, छोटी सी बकेट है आपके लिए, जिसमें आपके लिए हलाल स्टॉक्स को शामिल किया गया है। इसकी प्राइस बहुत कम होती है उन इंडिविजुअल स्टॉक्स की प्राइसेस से। हर 10,000 यूनिट के अगेंस्ट फिक्स शेयर्स ऑफ टॉप कंपनीज रखे जाते हैं, जैसे लकी सीमेंट, HUBC, OGDC, PSO एक्सेट्रा। और एक आसान और लो कॉस्ट तरीका है ताकि आप 30 या उससे ज़्यादा, बेसिकली उससे ज़्यादा नहीं होती, तो आप हलाल कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर पाते हैं इसके थ्रू। और इसकी भी इंफॉर्मेशन ये भी आप नॉर्मली जैसे किसी और स्टॉक को PSX के ऊपर सर्च करके देखते हैं, इस स्टॉक को भी आप ETF मीज़ान ETF लिखेंगे तो आपके पास वहाँ पर आ जाएगा। इस वक्त टोटल 8 ETF मौजूद हैं, जिनमें से मीज़ान ETF है और एक और इस्लामिक ETF है, लेकिन उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला हम फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए हमारी तमाम आपके साथ कन्वर्सेशन यही थी। उम्मीद करती हूँ अब आज आपको बहुत अच्छी नई बातें सीखने का मौका मिला है। आपने चैनल को लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है, और फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। मुझे दुआओं में याद रखें। आज के लिए लेती हूँ मैं अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।